अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आई एम सईदा कामना नदीम, आई एम योर बायोलॉजी टीचर फॉर क्लास 9th। आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 को समराइज़ करने जा रहे हैं। जी स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 की सारी समराइजेशन, यानी हम चैप्टर नंबर 2 को समराइज़ करने जा रहे हैं। हम देखेंगे कि हमने चैप्टर नंबर 2 में क्या क्या टॉपिक्स कवर किए और आप लोगों ने कितना कुछ सीखा। तो सबसे पहले हमने पढ़ी साइंस की डेफिनेशन। हमने ये सीखा कि साइंस असल में क्या है। हमने पढ़ा कि साइंस एक इल्म है जो कि इंतहाई सिस्टमाइज्ड तरीके से हम तक पहुंचता है। और वो कैसे? साइंस एक ऐसा इल्म है जो ऑब्जर्वेशंस और एक्सपेरिमेंटेशन से कलेक्ट किया हुआ इंफॉर्मेशन है। यानी साइंस किसी आम इंफॉर्मेशन का नाम नहीं है, बल्कि साइंस एक ऐसा सिस्टमाइज्ड नॉलेज है। जब हम अपनी ऑब्जर्वेशन से डाटा इकट्ठा करते हैं तो उसको डिफरेंट स्टेप से गुजारते हैं और फिर हम उस नॉलेज को या उस डाटा को टेस्ट करते हैं कि क्या ये इंफॉर्मेशन जो हम तक आई है ये ठीक भी है या गलत है। और वो कैसे? वो ऐसे कि हम करते हैं उस पर एक्सपेरिमेंटेशन, यानी उस नॉलेज को हम एक्सपेरिमेंटेशन या तजुर्बात से गुजारते हैं और फिर हम देखते हैं कि क्या वो इन्फॉर्मेशन ठीक है या गलत। अगर वो इन्फॉर्मेशन ठीक होती है तो फिर हम उसको साइंस की इन्फॉर्मेशन में डाल देते हैं, और अगर वो इन्फॉर्मेशन गलत साबित होती है तो फिर हम उस इन्फॉर्मेशन को रिजेक्ट कर देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो साइंस की इंफॉर्मेशन होती है ये इंतहाई ऑथेंटिकेटेड होती है, या हम कह सकते हैं कि ये इंफॉर्मेशन ऐसी होती है जो कि एक्सपेरिमेंटेशन से साबित शुदा होती है। इसके बाद हमने चैप्टर नंबर 2 में ये भी पढ़ा कि बायोलॉजिकल मेथड क्या होता है। तो कोई भी ऐसा मेथड जो कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है उसको हम कहते हैं बायोलॉजिकल मेथड। स्टूडेंट्स, आप लोगों को अच्छी तरह याद होगा कि बायोलॉजिकल मेथड के कौन कौन से स्टेप्स थे। तो अपने जहन पे थोड़ा सा जोर डालिए कि हमने कौन कौन से स्टेप्स पढ़े थे बायोलॉजिकल मेथड में। उम्मीद है कि आप लोगों को याद होंगे वो सारे स्टेप्स जो हम लोग ने बायोलॉजिकल मेथड में डिटेल में स्टडी किए थे। तो सबसे पहले जो स्टेप था वो ये था कि हम सबसे पहले ये देखते हैं कि आखिर बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है क्या जिसका हमें सलूशन चाहिए, यानी रिकग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। यानी हम ये देखेंगे कि आखिर वो क्वेश्चन क्या है जो आपसे किसी ने पूछा है या आपके अपने माइंड में खुद आ गया है जिसका आपको जवाब चाहिए। उसके बाद हमने ये देखा कि उस क्वेश्चन की तलाश में आप ऑब्जर्वेशन की तरफ जाते हैं, यानी मुशाहिदा करते हैं, चीज़ों को ऑब्ज़र्व करते हैं और किस तरह अपनी 5 सेंसेस को यूज़ करके। उसके बाद ये ऑब्जर्वेशन क्वांटिटेटिव भी हो सकती है और क्वालिटेटिव भी। क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन ऐसी ऑब्जर्वेशन होती है जो कि नंबर्स के फॉर्म में होती है, बहुत ही एक्यूरेट होती है। हम अपनी तरफ से कोई भी नंबर नहीं दे सकते या कोई भी वैल्यू हम अपनी तरफ से नहीं दे सकते। फिर हम ये देखते हैं कि ये मेजरेबल होती है और इसके अलावा हम इसको चेंज नहीं कर सकते अपनी मर्ज़ी से। फिर दूसरी जो ऑब्जर्वेशन है वो है क्वालिटेटिव, और क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन ऐसी ऑब्जर्वेशन होती है जो कि मेजरेबल नहीं होती और इतनी एक्यूरेट भी नहीं होती, और इसके अलावा ये वेरिएबल भी होती है, लेकिन ये नंबर्स की या वैल्यूज़ की फॉर्म में नहीं होती। फिर हमने 2 एग्जाम्पल्स भी पढ़ी थी क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन की, यकीनन आप लोगों को याद होंगी। वो ऑब्जर्वेशन की एग्जांपल्स क्या थी? वो ये थी कि एक जगह हमने क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन के बारे में पढ़ा, और वो ये था कि क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन में हमने देखा कि बॉइलिंग पॉइंट जो वाटर का है वो एग्जैक्ट बताया हुआ है कि वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है और फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। लेकिन अगर हम इसकी क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन की तरफ देखें तो हमने ये पढ़ा था कि जब फ्रीजिंग पॉइंट आता है पानी का तो वो ठंडा होता है या ठंडा महसूस होता है,
और जब बॉइलिंग पॉइंट होता है तो वो गर्म होता है। यानी हमने ये देखा था कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ कोल्डर देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। तो ये क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन थी क्योंकि इसके अंदर हमें कोई वैल्यू नज़र नहीं आ रही, लेकिन जिसमें ये बताया गया था कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका मतलब था कि ये क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन है क्योंकि इसमें वैल्यूज़ दी हुई थी आपको एग्जैक्ट, और इन टेम्परेचर्स की वैल्यूज़ को हम चेंज नहीं कर सकते अपनी मर्ज़ी से। उसके बाद हमने अपनी ऑब्जर्वेशन की बेस पे बनानी होती है एक जनरल सी स्टेटमेंट, या हमने कायम करना होता है एक मफरूज़ा जिसको हम कहते हैं फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। हमने हाइपोथेसिस की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी देखी थी। हमने देखा था कि एक अच्छी हाइपोथेसिस की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो हमने ये पढ़ा था कि एक अच्छी हाइपोथेसिस हमेशा सिंपल होती है, बहुत ही जनरल सी स्टेटमेंट होती है, टेस्टेबल होती है, फॉल्सिफाएबल होती है, और ये हमेशा रिलेट करती है ऑब्जर्वेशन के साथ। यानी ऐसा ना हो कि आप ऑब्जर्वेशन किसी एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम की कर रहे हैं और आप हाइपोथेसिस किसी और बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के बारे में लिख रहे हैं। फिर हमने स्टूडेंट्स ये पढ़ा कि अपनी हाइपोथेसिस को सही मानते हुए हम एक रिजल्ट प्रिडिक्ट करते हैं और इसको हम कहते हैं डिडक्शन। उसके बाद हम एक्सपेरिमेंटेशन की तरफ मूव करते हैं, यानी अब हम ये देखेंगे कि क्या वाकई हमारी हाइपोथेसिस सही है या गलत है, और वो कैसे, वो तजुर्बात से। हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, अगर हमारी हाइपोथेसिस गलत साबित हो जाती है तो वो हो जाएगी रिजेक्ट, और अगर ये सही साबित हो जाती है तो फिर ये फर्दर एक्सपेरिमेंटेशन की तरफ मूव करेगी। और इसके बाद हमने ये पढ़ा कि हम जो भी रिजल्ट्स आए एक्सपेरिमेंटेशन के उनको समराइज़ कर देंगे टेबल की फॉर्म में, ग्राफ्स की फॉर्म में, और फिर हम इन रिज़ल्ट्स को रिपोर्ट करेंगे, हम पब्लिश करेंगे इन सब रिज़ल्ट्स को सेमिनार्स में। इसके अलावा हम जनरल डिस्कशन करेंगे डिफरेंट साइंटिस्ट के साथ, ठीक है। और इसके अलावा हम लोग जो है वो साइंटिफिक जर्नल्स और बुक्स के अंदर भी अपने रिज़ल्ट्स को पब्लिश कर सकते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स हमने चैप्टर नंबर 2 में और क्या पढ़ा, तो हमने देखा मलेरिया को। मलेरिया की हिस्ट्री हमने पढ़ी कि किस तरह ये डिज़ीज़ फैली और इसने बेशुमार लोगों को मार दिया। शुरू में लोग यही समझे कि शायद ये ऐसी डिज़ीज़ है जो कि गंदी हवा से हो रही है, यानी बैड एयर से हो रही है, जिसकी वजह से इसका नाम भी मलेरिया रखा गया। यानी हमने पढ़ा था कि माला का मतलब होता है बैड और एरिया का मतलब होता है एयर। यानी बहुत सारे फिजिशियंस और साइंटिस्ट ये समझते थे कि मलेरिया गंदी हवा से फैल रहा है, लेकिन असल में बाद में जब उस पर रिसर्च हुई और उस पर जो है वो बायोलॉजिकल मेथड हमने अप्लाई किया और हमने मलेरिया के कॉज को डिफरेंट स्टेप से गुजारा, तो हमें ये पता चला कि असल में मलेरिया जो कॉज हो रहा है वो हो रहा है प्लाज्मोडियम की वजह से। प्लाज्मोडियम एक पैरासाइट है जो कि प्रोटोजोन है। हमने ये भी स्टूडेंट्स देखा कि मलेरिया की ट्रीटमेंट भी हमारे सामने आई, किस फॉर्म में, एक ट्री की बार्क की फॉर्म में जो कि थी क्यूना। और उसके बाद फिर मर्चेंट्स ने अमेरिका से वो बार्क एक्सपोर्ट की यूरोप की तरफ। लेकिन जैसे जैसे इसकी डिमांड बढ़ती गई, इसकी सप्लाई कम होती गई, तो मर्चेंट्स ने बेईमानी शुरू कर दी और उन्होंने इसी जैसी एक और बार्क तलाश कर ली जिसका नाम था सिंकोना। लेकिन इस बार्क का फ़ायदा ह्यूमन बीइंग्स को हुआ कैसे कि उनकी ये बेईमानी उनके अपने ही गले पड़ गई, क्योंकि ये उस जो प्रीवियस बार्क थी क्यूना उससे भी बेहतर साबित हुई मलेरिया के इलाज में। क्योंकि हम देखते हैं कि जिस तरह क्यूना है, इसी तरह सिंकोना में भी एक ड्रग मॉलिक्यूल पाया गया जो कि था क्यूनीन, और क्यूनीन भी ट्रीटमेंट करता था मलेरिया के फीवर की। बहुत सारे फिजिशियंस ने कॉज ऑफ मलेरिया पे काम किया। सबसे पहले हमने पढ़ा लेब्रान के बारे में, जिसने ये बताया कि असल में मलेरिया एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होता है, लेकिन उसकी बात पे किसी ने यकीन नहीं किया। और फिर इसके 2 साल बाद एक और साइंटिस्ट आया जिसने ये बताया
कि मलेरिया एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही फैल रहा है, क्योंकि मलेरियल पेशेंट्स के ब्लड में उन्होंने देखा एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, लेकिन उसकी बात पे भी किसी ने यकीन नहीं किया। उसके 2 साल बाद एक और फिजिशियन आया जिसने ये रिसर्च की और बताया कि प्लाज्मोडियम है एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि मलेरियल पेशेंट्स में पाया जाता है और यही कॉज है किसका, मलेरिया का। जो हाइपोथेसिस दी गई वो यही थी कि प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया, और ये सही साबित हुई एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू। इसके अलावा हमने कुछ ऑब्जर्वेशंस देखी मलेरिया के बारे में कि मलेरिया और मार्शी एरिया का कोई ना कोई ताल्लुक है। इसके अलावा हमने ये देखा कि प्लाज्मोडियम जो है ये कॉज है मलेरिया का, क्यूनिन जो है वो इफ़ेक्टिव ड्रग है मलेरिया के लिए। फिर हमने इन ऑब्जर्वेशंस की बेस पर एक हाइपोथेसिस बनाई जो कि मैंने अभी आपको बताई है कि प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया। और फिर हमने ये देखा कि एक डिडक्शन भी बनाएगी जो कि क्या कहती थी कि अगर प्लाज्मोडियम ही कॉज है मलेरिया का तो हर मलेरियल पेशेंट के ब्लड में प्लाज्मोडियम होना चाहिए। जब इस हाइपोथेसिस पर एक्सपेरिमेंट हुआ तो हमने 100 मलेरियल पेशेंट्स लिए और हमने 100 हेल्दी पर्सन्स लिए और इनका ब्लड ड्रॉ किया, और जब इनके ब्लड को एग्जामिन किया अंडर माइक्रोस्कोप तो हमें 100 मलेरियल पेशेंट्स के ब्लड में तो प्लाज्मोडियम नज़र आया, मगर एक स्ट्रेंज रिजल्ट भी हमारे सामने आया, और वो ये था कि 7 हेल्दी पर्सन्स के ब्लड में भी प्लाज्मोडियम पाया गया, मगर उनके अंदर कोई भी सिम्टम मौजूद नहीं था मलेरिया का। तो इस तरह साइंटिस्ट को पता चला कि असल में प्लाज्मोडियम इस वक्त अपने इंक्यूबेशन पीरियड में है। इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है ये आप लोगों को अच्छी तरह याद होना चाहिए, क्योंकि हम इसके बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं। ऐसा पीरियड जो कि किसी भी पैरासाइट जब किसी होस्ट की बॉडी में जाता है और जब तक उसके सिम्टम्स अपीयर होते हैं, इस दरमियान हम देखते हैं वो पैरासाइट जो है वो बिल्कुल साइलेंट रहता है, कोई भी सिम्टम्स अपीयर नहीं करता। इस पीरियड को यानी एंट्री ऑफ पैरासाइट इन होस्ट से लेकर अपीयरेंस ऑफ सिम्टम्स तक का जो पीरियड होता है या ड्यूरेशन होती है उसको हम कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो हेल्दी पर्सन्स जिसके अंदर प्लाज्मोडियम पाया गया उनमें अभी सिम्टम्स अपीयर नहीं हुए थे मलेरिया के, तो फिर इससे यह अंदाज़ा लगाया गया कि ये प्लाज्मोडियम इस वक्त अपने इंक्यूबेशन पीरियड में है। इसके बाद जो हमारे पास बायोलॉजिकल प्रॉब्लम आया वो ये था कि आखिर प्लाज्मोडियम को ट्रांसमिट कौन करता है, एक मलेरियल पेशेंट से हेल्दी पर्सन तक ये प्लाज्मोडियम कैसे पहुंचता है। इस पर जो है वो A.F. किंग ने काम किया, अपनी ऑब्जर्वेशंस दी, और वो ऑब्जर्वेशंस अगर आपको याद हो तो वो क्या थी कि वो लोग जो आउटडोर्स होते हैं यानी खुली फ़िज़ा में सोते हैं उनको मलेरिया ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू द पीपल हु स्लेप्ट इंडोर्स, यानी जो कमरों में सोते हैं उनको मलेरिया होने के कम चांसेस हैं और जो बाहर सोते हैं खुली फ़िज़ा में उनको मलेरिया ज़्यादा होता है। इसके बाद फिर उसने एक और ऑब्जर्वेशन दी कि वो लोग जो कि नेट्स के नीचे सोते हैं यानी जो मच्छरदानी होती है उनके नीचे सोते हैं उनको मलेरिया नहीं होता, लेकिन वो लोग जो ऐसे ही अनकवर्ड सोते हैं या फिर नेट्स के बगैर सोते हैं उनको मलेरिया होता है। और एक और जो ऑब्जर्वेशन थी वो ये थी कि वो लोग जो कि स्मोकी एरिया में सोते हैं उनको मलेरिया होने का चांस कम होता है। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि A.F. किंग ने भी अपनी हाइपोथेसिस दी, डिडक्शंस दी, और उसकी हाइपोथेसिस को साबित किया रोनाल्ड रोस ने। रोनाल्ड रोस ने एक्सपेरिमेंट किया और पता ये चला कि असल में मच्छर ही है जो कि ट्रांसमिट करते हैं प्लाज्मोडियम को मलेरियल पेशेंट से हेल्दी पर्सन में। जैसे कि A.F. किंग की यही हाइपोथेसिस थी कि असल में मॉस्किटो ही है जो कि ट्रांसमिट कर रहा है प्लाज्मोडियम को एक मलेरियल पेशेंट से एक हेल्दी पर्सन में। तो ये एक्सपेरिमेंट ऑफ रोनाल्ड रोस से बिल्कुल सही साबित हुई। जब रोनाल्ड रोस ने एक्सपेरिमेंट किया एक स्पैरो पर और इससे बाइट कराया एक फ़ीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो से,
एक ऐसी स्पैरो जो कि मलेरिया से सफ़र कर रही थी, उसको बाइट किया फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो ने। उसकी बॉडी में प्लाज्मोडियम ट्रांसमिट हो गया और फिर जब उसने उसको किल करके उसके ब्लड को चेक किया, एग्जामिन किया अंडर माइक्रोस्कोप, तो पता चला कि उसके ब्लड में प्लाज्मोडियम मौजूद था और उसके स्टमक में पहले प्लाज्मोडियम मल्टीप्लाई हुआ और उसके बाद फिर वो प्लाज्मोडियम पहुंचा स्लेवरी ग्लैंड्स ऑफ मॉस्किटो में। उसके बाद रोनाल्डोस ने बहुत सारे फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटोस ली और उनको अलाउ किया कि वो बाइट करें ऐसी स्पैरो को जो कि मलेरिया से सफ़र कर रही थी। उसके बाद इन्हीं मॉस्किटोस ने, जिनके अंदर प्लाज्मोडियम ट्रांसमिट हो गया, उन्होंने बाइट किया हेल्दी स्पैरोस को और उन हेल्दी स्पैरोस को मलेरिया हो गया। फिर यही एक्सपेरिमेंट रिपीट किया गया ह्यूमन बींग्स के ऊपर और ह्यूमन बींग्स भी सफ़र हो गए मलेरिया से, मगर इस बार जो हमने मॉस्किटो यूज़ किया वो था फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो। तो फिर ये बात साबित हो गई कि मॉस्किटो ही ट्रांसमिट कर रहा था प्लाज्मोडियम को एक मलेरियल पेशेंट से एक हेल्दी पर्सन पर। हमने एक और जो इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन यहाँ पढ़ी वो ये थी कि डेंगू फीवर एडिस मॉस्किटो से होता है, लेकिन मलेरिया क्यूलेक्स मॉस्किटो या फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो से होता है। इसके अलावा हमने इस चैप्टर में थ्योरी और प्रिंसिपल के बारे में भी पढ़ा। हमने ये पढ़ा कि जब भी कोई हाइपोथेसिस बार बार एक्सपेरिमेंटेशन से सही साबित हो तो वो बन जाती है एक थ्योरी, और फिर इस थ्योरी पर भी बार बार एक्सपेरिमेंटेशन होती है और फिर जब ये किसी भी एक्सपेरिमेंट से गलत साबित नहीं होती तो ये बन जाती है एक प्रिंसिपल या फिर साइंटिफिक लॉ। तो फिर हम ये कह सकते हैं कि साइंटिफिक लॉ एक इररिफ्यूटेबल थ्योरी होती है। स्टूडेंट्स, लास्ट पर हमने ये पढ़ा कि डेटा ऑर्गेनाइजेशन और डेटा एनालिसिस क्या है। तो उसके लिए हमने पहले ये देखा कि डेटा क्या होता है। तो डेटा कोई भी इंफॉर्मेशन होती है जो कि हम ऑब्जर्वेशन या फिर एक्सपेरिमेंटेशन से हासिल करते हैं। अब ये वैल्यूज़ भी हो सकती हैं, डेट्स की फॉर्म में भी हो सकता है, हमारे पास डेटा डेज की फॉर्म में हो सकता है, या कोई भी इंफॉर्मेशन हो सकती है। हम फिर इस डेटा को, यानी जो इन्फॉर्मेशन हम तक आई है, उसको हम ऑर्गेनाइज करते हैं टेबल्स की फॉर्म में, ग्राफ्स की फॉर्म में, डायग्राम की फॉर्म में, फ्लो शीट्स की फॉर्म में, और फिर हम इस डेटा को एनालाइज करते हैं विद द हेल्प ऑफ रेशो एंड प्रोपोर्शन। तो हमने देखा था कि रेशो रिलेशनशिप होता है बिटवीन टू वैल्यूज़ ए एंड बी, और हम इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ए रेशो बी या ए डिवाइडेड बाय बी। प्रोपोर्शन इज टू ज्वाइन टू रेशोज़ बाय द साइन ऑफ इक्वालिटी, और हम रेशो और प्रोपोर्शन को यूज़ करते हैं डेटा एनालिसिस के लिए। फिर हमने ये भी देखा कि बायोलॉजी के अंदर डेटा एनालिसिस में स्टैट्स और मैथ्स कितना अहम रोल प्ले करती है। इसके अलावा मैथ्स जीन फाइंडिंग में, जीन सीक्वेंसिंग में, प्रोटीन के स्ट्रक्चर को स्टडी करने में भी इस्तेमाल होती है। और इसके अलावा हमने ये भी देखा कि आजकल एक और बहुत ही एडवांस सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं जिसको हम कहते हैं बायो इन्फॉर्मेटिक्स, और बायो इन्फॉर्मेटिक्स में हम कंप्यूटेशनल और स्टैटिस्टिकल टूल्स को इस्तेमाल करते हैं और अपने डेटा को एनालाइज करते हैं। स्टूडेंट्स, आज हमने अपने लेक्चर में देखा कि चैप्टर नंबर 2 में हमने क्या क्या स्टडी किया। उम्मीद है आप लोगों को आज का लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।